हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 122 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स इन एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत के संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। हमें स्पेशली ये समझाना है कि फंडामेंटल राइट्स के जरिए शिक्षा का अधिकार कैसे सुरक्षित और बढ़ावा दिया गया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स का भी जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का संविधान शिक्षा को एक ऐसी ताकत के रूप में देखता है जो सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा को एक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के रूप में भी माना गया है और एक नैतिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में भी। संविधान के निर्माताओं ने समझा कि बिना शिक्षा के नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षा को संविधान के मुख्य केंद्र में रखा गया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। संविधान में शिक्षा के लिए स्पष्ट व्यवस्था दी गई है, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों की जिम्मेदारी बनाई गई है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, जिससे दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती है। इससे पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति बनाना आसान हुआ। मुख्य आर्टिकल्स। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में फ्रीडम देता है। आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स को सुरक्षा देता है। आर्टिकल 45 पहले 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता था। 2. फंडामेंटल राइट्स और एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स शिक्षा के लिए एक मजबूत बेस प्रोवाइड करते हैं। ए. आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट 2002 के जरिए जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार देता है। बी. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी सबको शिक्षा में समान अवसर देता है, बिना किसी भेदभाव के। सी. आर्टिकल 15(4) और 15(5) बैकवर्ड क्लासेस SC, ST के लिए विशेष शिक्षा के प्रावधान करता है। डी. आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर देता है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ए. आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हुई है। 3. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP और एजुकेशन। DPSP सरकार के लिए एक मोरल डायरेक्शन देते हैं ताकि सामाजिक न्याय और समानता हासिल की जा सके। मुख्य आर्टिकल्स। आर्टिकल 41 शिक्षा और रोजगार का अधिकार देता है। आर्टिकल 45 बदला हुआ 6 साल से कम बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 46 SC, ST और वेकर सेक्शंस के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। 4. इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और पॉलिसीज। 42nd अमेंडमेंट 1976 शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में रखा। 86 अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A जोड़ा, आर्टिकल 45 बदला और आर्टिकल 51A के ऐड किया, जिसमें माता पिता का कर्तव्य बनाया गया कि बच्चों को स्कूल भेजें। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और RTE एक्ट 2009 ने इन संवैधानिक लक्ष्यों को अमल में बदला। 5. शिक्षा और सामाजिक न्याय। शिक्षा से गरीबी, असमानता और जाति भेद मिटाया जा सकता है। RTE एक्ट 2009 ने आर्टिकल 21A को प्रैक्टिकल बनाया, जिससे हर बच्चे को स्कूल, टीचर और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। शिक्षा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करती है। कंक्लूजन। भारत का संविधान शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में देखता है जो हर नागरिक के विकास और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू।
Question 2. Discuss the development of education under the colonial rule with special focus on Orientalist and Anglicist policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में एजुकेशन का विकास कैसे हुआ। हमें खासकर ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट पॉलिसी पर फोकस करना है, मतलब शिक्षा इंडियन परंपराओं के हिसाब से होनी चाहिए या इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से। इस पर जो विवाद हुआ था उसको समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की शिक्षा ने एक नया मोड़ लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं था, पर धीरे धीरे उन्होंने इससे अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे के लिए उस करना शुरू किया। दो अलग विचारधाराएं सामने आई, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि देसी भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिले, जबकि एंग्लिसिस्ट्स इंग्लिश शिक्षा और वेस्टर्न नॉलेज के पक्ष में थे। इसी डिबेट ने मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की बुनियाद रखी। मेन बॉडी। 1. ब्रिटिश एजुकेशन के प्रारंभिक प्रयास 1813 से पहले। शुरू के समय ब्रिटिश सरकार ने इंडियन एजुकेशन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिक्षा प्रमुख रूप से पाठशालों, मदरसों और टॉल्स के जरिए दी जाती थी। मिशनरीज जैसे विलियम कारे और चार्ल्स ग्रांट ने बाद में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया ताकि लोगों को सिविलाइज किया जा सके। चार्टर एक्ट 1813 के बाद सरकार ने पहली बार 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए एलोकेट किया, जिससे एजुकेशन को ऑफिशियल सपोर्ट मिला। 2. ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट विवाद 1813 to 1835। इस दौरान 2 ग्रुप बने। ओरिएंटलिस्ट्स, ये लोग संस्कृत, पर्शियन और अरबिक जैसे सब्जेक्ट्स में शिक्षा देने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि इंडियन कल्चर और नॉलेज को बचाना चाहिए। उदाहरण, H.T. कोलब्रुक, विलियम जोन्स। एंग्लिसिस्ट्स, ये लोग इंग्लिश शिक्षा के पक्ष में थे और कह रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन से लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं। उदाहरण, लॉर्ड मकॉली, चार्ल्स ट्रेवेलियन। ओरिएंटलिस्ट्स का कहना था कि अपनी भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए, जबकि एंग्लिसिस्ट्स मानते थे कि इंग्लिश भविष्य की भाषा है। 3. मकॉलीज मिनट और एंग्लिसिस्ट पॉलिसी का विजय 1835। लॉर्ड मकॉली ने 1835 में अपना मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को वर्थलेस बताया। उनका लक्ष्य था एक ऐसी क्लास बनाना जो खून से इंडियन हो, पर सोच और आचरण में इंग्लिश। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकॉले की पॉलिसी को अपना कर इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। इसके बाद ट्रेडिशनल संस्कृत और पर्शियन इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे गिर गए और इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस उभार कर आए। 4. वुड्स डिस्पैच और आगे का विकास 1854 के बाद। वुड्स डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा गया। इसने एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटीज के लिए पॉलिसी दी। प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों पर ध्यान दिया गया। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। ब्रिटिश सिस्टम ने क्लर्क्स और ऑफिसर्स तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज पर नहीं। धीरे धीरे शिक्षा सेकुलर और ऑर्गेनाइज्ड बनी, पर एलिटिस्ट और लिमिटेड भी। 5. कॉलोनियल एजुकेशन के प्रभाव। इंग्लिश भाषा प्रशासन और एजुकेशन का मेन मीडियम बन गई। एक नई एजुकेटेड क्लास बनी जिन्होंने आगे चलकर फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत किया। ट्रेडिशनल और वर्नाक्युलर एजुकेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। एजुकेशन सिर्फ लिटरेरी बन गई, वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। पर इस सिस्टम ने नए आइडियाज, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और रिफॉर्म को जन्म दिया। कंक्लूजन। कॉलोनियल रूल के दौरान शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना था, न कि इंडियन सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद ने दो अलग सोच को दिखाया, पर आखिरकार एंग्लिसिस्ट पॉलिसी जीत गई। अंग्रेजों का उद्देश्य अपना फायदा था, लेकिन इसी शिक्षा ने एक एजुकेटेड इंडियन क्लास को जन्म दिया, जिन्होंने देश के नेशनलिस्ट मूवमेंट में अहम भूमिका निभाई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write short notes on any four of the following. A. Informal education. B. Individual aims of education. C. Educational thoughts of Rousseau. D. Educational thoughts of Swami Vivekanand. A. Manifest functions of school as an agency of education. F. Educational functions of media as an agency of education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए टॉपिक्स में से 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट का मतलब, उसकी इंपॉर्टेंस और एजुकेशन में उसका रोल बताना है।
इसका एम ये समझना है कि शिक्षा के अलग अलग पहलू और एजेंसीज का क्या योगदान है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन हर इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फॉर्मल स्कूल सिस्टम के अलावा इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तरीकों से भी होती है। ग्रेट थिंकर्स जैसे रूसो और स्वामी विवेकानंदा ने एजुकेशन के ऊपर अपने विचार दिए हैं जो आज भी रेलेवेंट है। स्कूल और मीडिया जैसे एजेंसीज भी एजुकेशन को समझ में फैलाने में हेल्प करती है। इस आंसर में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। ए। इनफॉर्मल एजुकेशन। डेफिनेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो स्कूल के बाहर नेचुरली होती है। इसमें कोई फिक्स्ड सिलेबस, क्लास या एग्जाम नहीं होता। फीचर्स। लर्निंग घर, समाज और डेली एक्सपीरियंसेस के थ्रू होती है। यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स से मॉरल वैल्यूज सीखना या सोसाइटी से संस्कृति के बारे में जानना। इंपॉर्टेंस। ये इंसान के कैरेक्टर और सोशल स्किल्स को डेवलप करती है और फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करती है। बी। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। मीनिंग। इंडिविजुअल एम का मतलब है हर स्टूडेंट के पर्सनैलिटी और टैलेंट को डेवलप करना। फिलॉसफी। रूसो और पेस्टलोसी जैसे थिंकर्स कहते हैं कि एजुकेशन का मेन गोल है बच्चे के नेचुरल ग्रोथ को प्रमोट करना। फीचर्स। यह इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इंपॉर्टेंस। इससे स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट बनता है जो सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद होता है। सी। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो। बैकग्राउंड। रूसो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। की आइडिया। उन्होंने अपनी फेमस बुक एमील में कहा कि एजुकेशन नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसमें फ्रीडम और एक्सपीरियंस पर फोकस हो। प्रिंसिपल्स। बच्चे की नेचर और इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन। टीचर एक गाइड होना चाहिए, बॉस नहीं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस पर जोर। इम्पैक्ट। रूसो के आइडियाज ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डीपली इन्फ्लुएंस किया और नेचुरलिज्म को प्रमोट किया। डी। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। फिलॉसफी। विवेकानंदा ने मैन मेकिंग एजुकेशन का आइडिया दिया जिसमें एजुकेशन से इंसान का कैरेक्टर और स्ट्रेंथ दोनों बनते हैं। की आइडियाज। एजुकेशन का एम है अंदर की डिविनिटी को जगाना। एजुकेशन स्पिरिचुअल, मोरल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यूथ को सेल्फ रिलायंट और सर्विस माइंडेड बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के अंदर करेज और कॉन्फिडेंस पैदा करे। रेलेवेंस। उनके विचार आज भी वैल्यू बेस्ड और होलिस्टिक एजुकेशन के लिए प्रेरणा देते हैं। ए। मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मीनिंग। मैनिफेस्ट फंक्शंस वो होते हैं जो स्कूल के इंटेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड रोल्स हैं। एग्जाम्पल्स, नॉलेज और स्किल्स देना, स्टूडेंट्स को सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज सिखाना, डिसिप्लिन और टीम वर्क डेवलप करना। इंपॉर्टेंस। स्कूल बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है और उनके इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ में मदद करता है। एफ। एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशन। मीडिया जैसे टीवी, इंटरनेट, रेडियो और सोशल मीडिया भी एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। फंक्शंस। अवेयरनेस और नॉलेज स्प्रेड करना, डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करना, सोशल चेंज और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल, दूरदर्शन के एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाते हैं। इंपॉर्टेंस। मीडिया ने लर्निंग को फ्लेक्सिबल, वाइड और इंटरैक्टिव बना दिया है। कंक्लूजन। इन 4 टॉपिक्स से हमें ये समझ में आता है कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी और मीडिया सबका योगदान होता है। एजुकेशन का मेन गोल है इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करना। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Critically analyze the concerns of National Curriculum Framework, NCF, 2005 for secondary education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें NCF 2005 के अन्य मुख्य कंसर्न्स और सजेशंस को समझाना है जो सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े हैं। हमें बताना है कि NCF ने करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट, इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस दिए। साथ ही इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है, मतलब इसके पॉजिटिव और चैलेंजिंग दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 को NCERT ने बनाया था ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम में नए रिफॉर्म्स लाए जा सकें।
इसका मेन एम था एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड, इंक्लूसिव और लाइफ ओरिएंटेड बनाना। सेकेंडरी लेवल पर एनसीएफ का फोकस था स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर, सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि स्किल्स और वैल्यूज पर भी। इसने एग्जाम सिस्टम में सुधार, क्रिटिकल थिंकिंग और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पर भी जोर दिया। मेन बॉडी। 1. मेजर कंसर्न्स ऑफ एनसीएफ 2005 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ओवरलोडेड करिकुलम। एनसीएफ ने सबसे पहला कंसर्न उठाया कि स्टूडेंट्स सिलेबस लोड से परेशान है। इसने सजेस्ट किया कि करिकुलम को लाइट और कंसेप्चुअल बनाया जाए, रोट लर्निंग से दूर रखा जाए। एग्जामिनेशन प्रेशर। एनसीएफ ने एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस और क्रिएटिविटी के लिए हार्मफुल बताया। इसने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन (सीसीई) जैसे सिस्टम का सुझाव दिया जिसमें लर्निंग को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व किया जाए। इक्विटी एंड इंक्लूजन। फ्रेमवर्क ने यह कहा कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल और इक्वल होनी चाहिए, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, गर्ल्स और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए। 2. करिकुलम एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। एनसीएफ 2005 के मुताबिक स्टूडेंट्स अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को इंटरडिसिप्लिनरी बनाना चाहिए ताकि लर्निंग रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी रहे। लोकल नॉलेज और कल्चर। फ्रेमवर्क ने लोकल कल्चर, भाषा और ट्रेडिशन को करिकुलम में इंक्लूड करने पर जोर दिया। लाइफ स्किल्स और वैल्यूज। एनसीएफ ने कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और मोरल वैल्यूज जैसे लाइफ स्किल्स पर फोकस दिया। 3. टीचर्स रोल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर का रोल एक गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में डिफाइन किया गया है। एनसीएफ कहता है कि टीचर्स को ऑटोनॉमी और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्लासरूम में डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स और ग्रुप लर्निंग एनकरेज करनी चाहिए। 4. असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। एनसीएफ 2005 ने सीसीई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे लर्निंग का इवैल्यूएशन होलिस्टिक तरीके से हो। एग्जाम्स के अलावा ऑब्जर्वेशन, ग्रुप वर्क और पोर्टफोलियोज का उस करने की सलाह दी गई। असेसमेंट को डायग्नोस्टिक और सपोर्टिव बनाना चाहिए, सिर्फ मार्क्स देने वाला नहीं। 5. चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। टीचर्स के ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की कमी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी रुकावट है। ट्रेडिशनल रोट लर्निंग मेथड्स अभी भी कई स्कूल्स में प्रेवलेंट है। एग्जाम सिस्टम और टेक्स्ट बुक डिपेंडेंसी अभी तक रिफॉर्म के रास्ते में बैरियर है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक मेजर चैलेंज है। कंक्लूजन। अंत में कहा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। इसने सेकेंडरी एजुकेशन को मोर इंक्लूसिव, जॉयफुल और लर्नर सेंटर्ड बनाने की कोशिश की। लेकिन इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स सबको मिलकर काम करना होगा। एनसीएफ आज भी एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क के रूप में स्कूल्स के लिए प्रेरणा का काम करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।